कई बार पेरेंट्स क्या होते हैं, हर छोटी चीज़ को भी अगर हम पकड़ते हैं ना, तो वो भी ऐसा बच्चे को लगने लगता है कि वो जो कुछ करता है वो गलत है। बिल्कुल। एज लॉन्ग एज दे आर परफॉर्मिंग, अगर उनको वो परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर थोड़ा बहुत छोटा छोटा, बिकॉज व्हेन बच्चे हैं उनकी एक अपनी जर्नी है, उनके एक अपने इन्फ्लुएंसेस हैं, एक अपना एनवायरनमेंट है। कुछ एक चीज़ों को हम इग्नोर कर सकते हैं, वो आपके जेरोक्स कॉपी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, वो आपकी कार्बन कॉपी नहीं हो सकते। आप बैठ करके पढ़ते थे तो उनको भी बैठ करके ही पढ़ना चाहिए, या आप चल कर पढ़ते थे तो उनको भी चल करके ही पढ़ना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। एज लॉन्ग एज दे आर परफॉर्मिंग, ठीक है। सम थिंग्स आर दैट वी कैन इग्नोर। जब बच्चा एग्ज़ाम के पहले उसको डर है और वो भगवान से कनेक्ट करना चाहता है, तो हमने बोल दिया प्रेयर कर लो, एक काम करो। तो बच्चे के लिए इस वक्त आप क्या बोलेंगे, क्या प्रेयर होनी चाहिए, छोटी सी? I'll share a story with you. This is how we converse with God. एक बार एक छोटा बच्चा था, वो चर्च में गया, उसने देखा फादर कुछ बोल रहा है, उसने भी कुछ बोलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद फादर ने देखा इतना छोटा सा बच्चा पता नहीं क्या बोल रहा है, तो उसने अपनी प्रेयर पूरी करके वो बच्चे के पास आया। उसने कहा आप क्या कर रहे थे? तो बच्चे ने कहा आप क्या कर रहे थे? तो फादर ने कहा पहले मैंने पूछा आप क्या कर रहे थे। उसने कहा नहीं, पहले आप बताओ आप क्या कर रहे थे। तो फादर ने कहा जाने दो। उसने कहा मैं अपनी प्रेयर कर रहा था, अब तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे। तो उसने कहा मैं भी अपनी प्रेयर बोल रहा था। तो फादर ने कहा इतना छोटा बच्चा, इसको क्या प्रेयर आती होगी? तो कहा सुनाओ अपनी प्रेयर। तो उसने कहा पहले आप सुनाओ अपनी प्रेयर। तो उसने फटाफट अपनी प्रेयर सुना दी। फिर कहा अच्छा अभी तुम सुनाओ तुम्हारी प्रेयर। तो उसने कहा मैं तो ABCD गा रहा था। तो उसने कहा ऐसे थोड़ी ना कोई भगवान को याद करता है। तो उसने कहा देखो आपकी जो प्रेयर थी उसमें भी यही 26 अल्फ़ाबेट्स थे, मेरी जो प्रेयर थी उसमें भी यही 26 अल्फ़ाबेट्स थे। फ़र्क इतना था आपकी प्रेयर में बहुत सुंदर तरीके से अरेंज्ड थे, मैंने भगवान को कहा जैसे अरेंज करने हैं कर दे। ये बहुत खूबसूरत, ये इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रन होती है। नो, इट मीन्स कि भगवान क्या देखता है? प्योरिटी, भावना। इट इज़ नॉट आप कैसे प्रे करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना क्या विधि है, क्या तरीका है, क्या उस समय पर बोलें। एक बच्चे को फादर से बात करने में सोचना पड़ता है क्या बोलें, कैसे बात करें। तो ये हर एक का एक बहुत इंडिविजुअल रिश्ता है। हम कहते हैं वो पेरेंट है ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो पेरेंट है, हम उसके बच्चे हैं। आप अपनी बात करें उससे। इसमें हम उसमें जैसे वो बच्चा अपनी बात कर रहा था, हर एक की जो बात है वो अलग होती है। इट इज़ योर कॉन्वर्सेशन विद योर फादर। इट कुड बी वेरी इनोसेंटली डन ऑल्सो। आज एग्ज़ाम है, आप मेरे साथ रहना, आप मुझे मदद करना, बीच बीच में थोड़ा सा उससे कनेक्ट हो जाना। वो बहुत हाई एनर्जी पर है, जैसे आप उससे कनेक्ट होते हैं वो एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है। यू बिकम पीसफुल, यू बिकम वेरी काम। देना आपने ही है, सब कुछ आपने ही करना है, वो आपको शक्ति दे सकता है। जैसे आपका बच्चा घर में आता है होमवर्क लेकर के, आप उसका होमवर्क करेंगे? नहीं। क्यों? पेरेंट है, प्यार नहीं करते? नहीं, करना तो उसी को, उसको माध्यम बन के उसको समझाना है कि कैसे करना, लेकिन करना तो उसी को है। कर देना आप, उसके आपके लिए 1 मिनट का काम है, उसको 1 घंटा लगेगा, लेकिन अगर आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन हम करेंगे तो सीखेगा कैसे करना। एब्सोल्युटली। यहाँ हमें समझ में आता है पेरेंटिंग क्या होती है। हम सिखाएंगे, हम कराएंगे, हम सपोर्ट देंगे, पर हम कराएंगे उससे ही, क्योंकि नहीं तो वो सीखेगा कैसे। बिल्कुल। ऐसे हमें भी लाइफ में सब कुछ खुद ही करना होता है। वो पेरेंट कर नहीं सकता, हम तो कहते आप कर दो। हमारी प्रेयर तो यही होती है ना, आप कर दो, ये भी आप कर दो, ये आप ठीक कर दो। वो कहता नहीं ऐसे नहीं हो सकता, हर एक को खुद ही करना है। जस्ट एज अ पेरेंट हम बच्चे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं, कभी कभी तो उसके साथ बैठे रहते हैं, आप अपना होमवर्क करो मैं यहीं बैठा हूँ। बिल्कुल। पर कराते तो उसी से हैं। सो दैट इज व्हाट गॉड्स रोल इज, ही गिव्स अस द पावर। इसलिए पर हम कहते हैं पावर कि नहीं लेते, हम कहते कर दो आप छोटा काम होगा तो वो जैसे आपने कहा ब्राइब भी करते हैं ना। छोटा काम होगा तो इतना आप ये कर दोगे तो मैं इतने का चढ़ावा दूंगा। अभी सुनते हैं तो भी अजीब लगता है ना, व्हाट डू वी डू, लाइक हम कर क्या रहे होते हैं। बड़ा काम होगा तो इतना, छोटा होगा तो इतना। देने वाला वही है। एक तरफ कहते हैं वो दाता है, वही देता है। फिर हम कहते हैं अगर आप काम कर दोगे तो हम आपको इतने बड़े हो गए कि हम भगवान को चढ़ावा दे रहे हैं। सही बात है। होती हमारी भावना है, पर तरीका ठीक नहीं होता, इसलिए फिर रिजल्ट भी नहीं आता। हाँ, तो प्योर मन से जो मन में आए, चाहे ABCD बोलो, लेकिन अपने प्योरिटी ऑफ सोल में
आपको जो बोलना है आप अपनी तरीके से प्रेयर करो। और कुछ बहुत अच्छी बातें कही, जस्ट रिवाइंड देम, कि अमृत बेला में आप उठो, आप सुबह उठो, कनेक्ट करो, सुबह उठ के पॉजिटिव एफर्मेशंस करो, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और प्रेयर करने का तरीका भी प्योर मन से, ब्राइब मत करो लेकिन पॉजिटिवली जो आपके मन में आता है आप बोलो, आप हेल्प सीख करो और बोलो मैं आपका बच्चा हूँ, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड। 2 चीज़ें और करेंगे दिन में, दिस इज इनफ फॉर अ चाइल्ड। एग्जाम के दौरान भी 2-3 चीज़ें हमने देखी, टोटल 5 चीज़ें हैं, छोटी छोटी हैं। एक, हम जल्दी उठकर पढ़ रहे हैं। दूसरा, हम 5 मिनट पॉजिटिव कंटेंट ले रहे हैं। तीसरा, हम एफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये एफर्मेशंस हम हर घंटे प्रैक्टिस करेंगे, हर घंटे। क्योंकि क्या होता है, मन कब नेगेटिव दिशा में जाना शुरू करता है पता नहीं चलता। बस यही तो टफ कर दिया ना आपने, यहाँ तक ठीक जा रहा था। हर घंटे में एफर्मेशन प्रैक्टिस करने में कितनी देर लगेंगी? 5 सेकंड। 5 सेकंड। लेकिन 5 सेकंड आपके मन की जो पावर है उसको 100% पर ले जाएंगे। अच्छा। 1 घंटे में कहीं मन सोचने लगता है, इतना सिलेबस और है, कैसे होगा, नहीं हुआ तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे से तो हो नहीं सकता। इट गोज इन नेगेटिव डायरेक्शन। फिर आपको उसको पॉजिटिव पर लेकर आना होता है। आप हर घंटे अगर 5, बहुत कम टाइम लगता है, कितनी देर लगती है, एक मंत्र की तरह बन जाता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद ये इतना नेचुरल हो जाता है कि आपको वो थॉट ही नहीं आता कैसे होगा। आपको यही थॉट आता है, आई एम फियरलेस, आई एम सक्सेसफुल, होना ही है। आपको ये नहीं होता कैसे होगा। फिर वो प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है। फिर मन कहता है होना ही है, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। पर ये तब होता है जब आप एवरी आवर 5 सेकेंड्स के लिए उसको करते हैं। एंड द लास्ट थिंग, जो 5th चीज़, अन्न बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या खाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्या खाते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, यहाँ पेरेंट का रोल आ जाता है, कैसे बनाया जाता है। जो आप खाते हैं उसका इम्पैक्ट बॉडी पर पड़ता है। वाह, क्या बात है। पर जैसे बनाया जाता है उसका इम्पैक्ट मन पर पड़ता है। इस बार में हमने पहले भी बात की थी कि ये उसको प्यार में बनाओ, क्योंकि अगर प्यार में बनाओगे तो प्यार की वाइब्रेशन एनर्जी और हायर लेकर के जा सकते हैं। प्यार से भी ज्यादा भगवान की याद में बनाए, भगवान की याद उसमें कहीं अटैचमेंट भी आ जाती है। इसलिए देखो, प्रसाद और घर के खाने में भी फर्क हो जाता है। प्रसाद का वाइब्रेशन और घर के खाने के वाइब्रेशन में भी थोड़ा सा फर्क होगा कि नहीं होगा? बहुत फर्क है, क्योंकि वो प्रसाद बनता ही कौन सी एनर्जी से, इट्स ओनली अ थॉट। पर यहाँ पर पेरेंट का बहुत रोल है, क्योंकि घर में खाना कौन बनाती है? मदर। वो सारी अपनी एंजाइटी और टेंशन उसमें मिक्स करके उस बच्चे को एग्जाम के दिन में खिला देती है। रियली एक तरह तो वो सोचती है बॉर्नविटा देना है, ये देना है उसको, पर शी इज़ थिंकिंग ना कैसा होगा, पता नहीं पास होगा नहीं होगा, साल भर तो पढ़ा नहीं। अभी बोलती अच्छा है। हाँ। एक पेरेंट अपने बच्चे को कहेंगे नहीं नहीं बहुत अच्छा होगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो। बोल अच्छा रही हैं, लेकिन सोच नहीं ठीक रही है। टेंशन और चिंता क्या है? चिंता शुभ चिंतन, एक है चिंता टेंशन और दूसरा है शुभ चिंतन, थिंकिंग राइट। तो वो राइट सोचना है। सोच गलत रहे तो वो वाइब्रेशन किस में जाएगा? खाने में। जैसा अन्न वैसा मन। तन नहीं बोलते, कभी भी नहीं बोलते। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। हाँ, पुराने, बहुत पुराने। ये स्पिरिचुअलिटी है। इसमें कितना टाइम लगता है? अब ये 60 के बाद करेंगे तो क्या फायदा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, कभी कभी घर पे क्या है, खाना मम्मी नहीं बना रही है, सुबह आके कुक आके बना गई, या कोई डोमेस्टिक हेल्प आके बना रहा है, या कभी कभी तो किसी ने टिफ़िन लगा रखा है वहाँ से आ रहा है। कुछ हॉस्टल में बच्चे पढ़ रहे हैं कि वो वहाँ पे मेस में बना है, कुछ बाहर से ला रहे हैं। वहाँ पे तो ऐसा, वो तो हायर पर्पस से बना नहीं रहे हैं, तो अब मुझे खाना है और जाना है। कई बार जल्दी जल्दी खाओ और जाओ, क्योंकि एग्जाम के टाइम में जल्दी जल्दी नहीं खाना होता। हाँ, ये जो एक नया हो गया ना, ग्रैब अ बाइट। हाँ, जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी। अगर आप जल्दी जल्दी खाएंगे तो मन सारा दिन क्या बोलेगा? जल्दी करो जल्दी करो। और ये बहुत कॉमन हो गया, आपने देखा है आज हर चीज में जल्दी करो। पार्किंग से कोई गाड़ी निकाल रहा है, जल्दी करो। कोई चल रहा है, जल्दी चलो। अरे चल रहा है ना, काम है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्योंकि खाना जल्दी जल्दी बन रहा है, खाना जल्दी जल्दी खाया जा रहा है। अब जो आप कह रहे हैं कि हम अलग अलग जगह से खाते हैं, इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। इसीलिए इस एक चीज़ पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। आप बाकी सब चीज़ों के लिए हेल्प ले लें, पर जहाँ तक हो सके जो खाना बनाने वाला है उसकी जो एनर्जी और वाइब्रेशन है वो बहुत हाई होनी चाहिए। अगर पेरेंट बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर भी अगर कोई डोमेस्टिक हेल्प है, एंड आई एम नॉट जनरलाइजिंग,
दिस कैन बी अ फैक्टर। बहुत करके जब हम कहीं बाहर से खाते हैं तो उनका इंटेंशन हमेशा प्रॉफिट होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। उनका इंटेंशन, इसीलिए आप देखो एक मदर जब बनाती भी और खिलाती भी है, कई बार क्या होगा ख़त्म भी हो जाएगा ना, फिर अगर कोई मांग लेता है फिर बना तो वो देते हैं। नहीं, हाँ फिर भी बना देंगे, नहीं तो अपनी प्लेट से भी दे देंगे। हाँ, हर मदर कहे कि नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं नहीं मुझे तो भूख ही नहीं है, मुझे तो दिल ही नहीं है। इट्स दैट वाइब्रेशन एंड पावर दैट इज गोइंग टू द चाइल्ड। हम लोग सिर्फ खाना नहीं खाते थे, हम शक्ति खाते थे। हाँ, सही बात। हम लेकिन कुछ बच्चे हॉस्टल में हैं, अब वो पढ़ रहे हैं, उनके पास तो ये ज़रिया ही नहीं है कि भैया मम्मी के हाथ का खाना खाएं, या फिर जो बना रहे हैं उसकी क्या प्योरिटी ऑफ सोल है, वो किस पर्पस से बना रहा है, मुझे नहीं पता। दिस इज़ फॉर द पेरेंट, जो पेरेंट बना रहे हैं। अगर वो ऑप्शन नहीं है, समझो वो ऑप्शन आपके पास नहीं है और आपके सामने खाना आता है, तो खाने में जो भी वाइब्रेशन अब्जॉर्ब है, कोई बात नहीं। अब वो वाला तो ऑप्शन है नहीं, आप बना तो नहीं सकते, बना बनाया आपके पास आया है। अब आप 1 मिनट के लिए, जैसे हम पहले प्रे करके खाते थे, 1 मिनट के लिए उस समय पर रुके, फिर से वो एफर्मेशंस बोले, आई एम अ प्योर सोल, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड। इस खाने के अंदर भी प्योर वाइब्रेशन जा रहा है, इसमें भी एनर्जी तो है ना, वो अब्जॉर्ब होगी। एकदम नहीं खा ले, जिसने जो बनाया, जिस वाइब्रेशन में बनाया, उसी वाइब्रेशन से नहीं खाए। अपना 1 मिनट का मेडिटेशन करके प्योर एनर्जी क्रिएट करके, प्योर एनर्जी उसमें डाल करके उसको फिर खाएं। खाने से पहले हमेशा प्रे किया जाता था, हमेशा। हाँ, आज खाना पूरा होने के बाद हमेशा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया जाता था। बिल्कुल। आई टेल यू वन थिंग, हम लोग कई बार खाने को बहुत सिंपल ले लेते हैं। कुछ दिन पहले आई वॉज विद समबडी हु वाज फ्रॉम मिलिट्री, आर्मी ऑफिसर है, 28 ईयर्स से, वो स्पिरिचुअलिटी भी फॉलो करते हैं। तो उन्होंने आकर के, उनका एक क्लास आदि था, मैंने बाद में उनको पूछा, उनकी ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, एंड आई सेड आप एक चीज़ बताओ जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट होती है, वन थिंग। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग वो कहेंगे एडवर्स सिचुएशंस होती हैं, क्लाइमेट है, वो लोग कई बार सियाचिन आदि में पोस्टेड होते हैं, -72 डिग्रीज होता है। बट यू नो व्हाट ही सेड सबसे गंदी चीज़ है भूख। ऐसे क्यों? ऐसे उन्होंने कहा वो इंसान को पागल भी बना देती है। आप सामने वाले के मुंह से छीन करके भी खा लेंगे अगर आपको नहीं मिलेगा, वरना भूख नहीं बर्दाश्त होती। और हम कई बार कई चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं। जो हमें भोजन मिलता है ना 1 2 3 बार, उसके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। सही कह रही हैं। और पुराने ज़माने में होता भी था, खाने के पहले हम प्रेयर करते थे, पहले भी बाद में भी। पहले इसलिए कि अगर कोई एनर्जी है भी, आप उसको कट करो, आप अपनी प्योरिटी से उसको कट करो। आप आई एम अ प्योर बीइंग, आई एम गॉड्स चाइल्ड, आप अपने प्योर थॉट से जो वाइब्रेशन रेडिएट होगा उसको खाने में डालो। ये खाना बिल्कुल पवित्र बनता जा रहा है, ये खाना मुझे बहुत शक्ति देगा, ये खाना सिर्फ अन्न को नहीं लगेगा, लेकिन ये खाना मन को भी शांति देगा। अरे वाह, क्या बात। ये पानी जो है ये मेरी वाणी को मीठा कर देंगे, अपनी प्योरिटी से उसको चार्ज करके फिर उसको। अब ये चीज़ें कई बार ऐसे लगेगा बड़ी इलॉजिकल है, ये करनी पड़ती है। आप 1 हफ्ता इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखो, अब ये कौन बच्चा नहीं कर सकता? तो बहुत सिंपल है, ये सब एक्सपेरिमेंट करना होता है। स्पिरिचुअलिटी जैसे पहले भी कहा था, साइंस में आप बहुत प्रूफ कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आप 1 वीक करके देख लें, सिर्फ 1 वीक के अंदर ही आपको वो चेंज फील होना शुरू हो जाएगा। तो मम्मी ने भी खाना बनाया तो प्रेयर करके कर लो, क्या पता मम्मी गुस्से में हो। इसलिए जो खाना बनाता है ना उसको कभी नहीं डांटना चाहिए। हाँ, ये बात तो है। जो खाना बनाता है और जो गाड़ी चलाता है, हाँ, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। खाने बनाने वाले तो कभी इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट, हर चीज़ का इम्पैक्ट डायरेक्ट मन पर नहीं पड़ता, लेकिन अन्न का डायरेक्ट है। जैसा अन्न वैसा मन। क्या बात, बहुत कई चीज़ों का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, कईयों का डायरेक्ट नहीं होता। इनडायरेक्ट तो होता ही है हर चीज़ का, लेकिन कई चीज़ों का डायरेक्ट होता है। फूड का डायरेक्ट होता है। फूड का डायरेक्ट बिल्कुल होता है। मैं एक एग्जाम्पल हूँ इसका। मुझे स्ट्रेस ईटिंग की बहुत आदत है, और क्योंकि अभी एग्ज़ाम की बात हो रही है, बहुत सारे बच्चे इससे गुजर रहे हैं कि भाई स्ट्रेस में आप आदमी इतना कुछ खा लेता है, कहते हैं कि अक्सर जो 3 दिन में खाता है वो एक बार में आदमी खा गया। तो ये एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा देखते हैं, चाहे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो, ऑफिस में एग्जामिनेशन हो, तो तरह तरह की चीज़ें भी ऑर्डर हो रही हैं और ज़्यादा भी खाया जा रहा है, और एक्सरसाइज भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब एक जगह पे बैठ के पढ़ रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं। स्ट्रेस ईटिंग को कैसे बंद करें? स्ट्रेस ईटिंग क्या होती है? अभी जो कुछ खाना है वो
प्लेजर देता है आपको, बेसिकली डोपामिन सिक्रीट हो रहा होता है, तो आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। आप स्ट्रेस में है, माना देयर इज़ डिसीज, देयर इज़ पेन, थोड़ी एंजाइटी है, तो वो खाना खा के आपको अच्छा लगता है, तो वो एक प्रकार का फिर एडिक्शन बन जाता है। तो उसके लिए आप अपने को समझाएं कि दिस इज़ नॉट द वे, क्योंकि फिर देखो कोई भी एडिक्शन की आदत पड़ी है ना, वो एडिक्शन हो रहा है। तो पहले तो ये समझ में आ रहा है कि हम क्यों ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि वो आपको खुशी दे रहा है। आप एंजाइटी में हैं और खाना आपको खुशी दे रहा है। पर ये दोनों तरह से होता है। कई लोग बहुत खाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाते। पर अगर आप बहुत खा रहे हैं, बॉडी को बहुत कम खाने की ज़रूरत होती है। कहते हैं योगी 1 बार खाता है, भोगी 2 बार खाता है, रोगी 3 बार खाता है, समथिंग लाइक दैट। सो दैट इज मैक्सिमम, 1 2 3 मैक्सिमम। अभी हम तो रोगी से भी आगे चले गए। तो योगी 1 बार खाता है, भोगी 2 बार खाता है और रोगी 3 बार खाता है। रोगी कैन नॉट डाइजेस्ट ना, तो उसको कहते हैं थोड़ा दो, बिकॉज यू कैन डाइजेस्ट। तो आपका जो डाइट है उसको थोड़ा स्मॉल मील्स कर देते हैं। सी एक्चुअली यही हो रहा है अभी भी। क्यों हमें स्मॉल मील्स लेने पड़ते हैं? माइंड एंड गट इज कनेक्टेड। हाँ बिल्कुल, आपका माइंड और स्टमक कनेक्टेड। आपका मन जितना कमज़ोर होता जाएगा ना, उसका इम्पैक्ट आपके डाइजेशन पर पड़ेगा। इसलिए वो नोज़िया, वॉमिट होना, वो सब, जब भी आपका मन थोड़ा सा परेशान होगा ना, आप देखेंगे देयर बी समथिंग दैट विल हैपन इन योर स्टमक। दे आर कनेक्टेड सो क्लोज। और फिर कई बार कहते थे कि अगर खुशी है तो सूखी रोटी भी लग जाती है। बिल्कुल, खुशी है, पहले खुशी पर बहुत अटेंशन दिया जाता था। गांव आदि में भी होते थे ना लोग। एक अपना बहुत सुंदर एक्सपीरियंस सुना रहे थे। संग्राम सिंह करके हैं रेसलर। कहते हमारे समय में क्या होता था, जो आज इतनी बातें करते हैं खाने की, ये खाओ वो खाओ, इतने ग्राम प्रोटीन लो, ये लो। कहते कुछ भी नहीं था। पर मदर्स क्या पक्का कराती थी, जो हमारे पुराने पूर्वज, खुश रहो, खुश रहो, कोई भी बात है उसको इतना दिल पर नहीं लो। कहा, बहुत सुंदर बात सुना रहे थे। कहा हमें तो पेरेंट्स भी डांट देते थे, फिर स्कूल में टीचर भी डांट देती थी, फिर पड़ोसी भी डांट देते थे, तो भी हमें तो कभी कोई एंजाइटी डिप्रेशन नहीं हुआ। और आज स्कूल की टीचर डांट नहीं सकती है, चांस ही नहीं। आज नहीं, वो आज ना आज अगर वो कुछ कहेंगी तो उस पर रेपरकशंस होंगे। डांट सकती है, मार नहीं सकती। अभी तो धीरे धीरे डांटने पर भी पेरेंट्स लड़ने के लिए आ जाते हैं कि आपने हमारे बच्चे को ऐसा क्यों बोला। विच इज़ ओके, डांटना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इससे सिर्फ दिखाई ये दे रहा है कि स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। जो ओवरऑल दिखाई देता जा रहा है कि बच्चों की जो स्ट्रेंथ है, इमोशनल स्ट्रेंथ है, वो कम होती जा रही है। डजंट मीन कि हमें वो मेथड्स यूज़ करने हैं, वो मेथड तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ इतनी कम हो गई है कि छोटी छोटी बातों में एक्सट्रीम स्टेप्स तक भी बच्चे उठाने लगे। कई बार क्या होता है, क्योंकि एग्ज़ाम लंबे दौरान का है, पेसिंग बहुत ज़रूरी होती है कि भाई इतना यहाँ पे पढ़ें, फिर उसके बाद कल करेंगे, फिर परसों होगा, सुबह इतना होगा, शाम को इतना होगा। वो कई बार बच्चे जो है पेसिंग सही नहीं कर पाते उसकी, और उस कारण क्या होता है, जो लास्ट मिनट जो होता है, रिवीजन का टाइम नहीं रहता या फिर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी रह जाती हैं, उसमें स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो पेसिंग के लिए भी कुछ उपाय है? अपनी कैपेसिटी से बनाना चाहिए। हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है। एक और चीज़ जो हो रही है, हम देख रहे हैं एग्जाम में, इसने कितना किया, इसने इतना क्या किया, इसने क्या स्केड्यूल बनाया, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर पेसिंग यू हैव टू सी योर ओन कैपेसिटी। कोई बच्चा हो सकता है जो सारा 2 दिन में भी कर ले, किसी को 4 दिन भी लग जाते हैं। आपको उतना पहले शुरू करना पड़ेगा। डू नॉट कंपेयर विद एनीबडी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये भी एक चीज़ बहुत पक्की करनी है, ये भी चाहे एफर्मेशन में डाल दे, आई एम यूनिक। हम सब यूनिक है, हमारे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। आई एम यूनिक एंड स्पेशल। कंपटीशन, कंपैरिजन बच्चों में बहुत बढ़ता जा रहा है, वो एंजाइटी का कारण बनता जा रहा है। आप अपनी स्पीड से चले। तो आई एम वीक एंड स्पेशल नहीं बोलना है, मैं यूनिक एंड स्पेशल बोलना है। वीक एंड स्पेशल तो है ही नहीं कोई, वो तो बोलते बोलते बन गए हैं। बिल्कुल। तो कई बार ऐसा होता है कि डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल होती। छोटी सी चीज़ बताता हूँ, मेरे जो हॉल में है, मैंने बहुत बड़ा एक मिरर लगा रखा है। तो अक्सर मैं देखता हूँ मेरी बेटी उसमें अपने आप को ही निहार रही होती है पढ़ते पढ़ते। तो मैं कहता हूँ, बेटा क्या देख रही हो उसमें? कहती मैं अपने आप को देख रही हूँ। मैंने कहा अभी पढ़ाई का टाइम है। वो चल चल के पढ़ती है, और वो चलते चलते बीच में देखूंगा अपने आप को निहार रही है, बाल बना रही है, कुछ कर रही है। मैंने कहा बेटा जाके बैठ के पढ़ लो।
तो डिस्ट्रैक्शन के तरीके खोजने की जरूरत नहीं है, एक मिरर भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ऐसे तो बहुत कुछ है, पर छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर भी कर सकते हैं। कई बार पेरेंट्स क्या होते हैं, हर छोटी चीज़ को भी अगर हम पकड़ते हैं ना, तो वो भी ऐसा बच्चे को लगने लगता है कि वो जो कुछ करता है वो गलत है। बिल्कुल। एज लॉन्ग एज दे आर परफॉर्मिंग, अगर उनको वो परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर थोड़ा बहुत छोटा छोटा, बिकॉज व्हेन बच्चे हैं उनकी एक अपनी जर्नी है, उनके एक अपने इन्फ्लुएंसेस हैं, एक अपना एनवायरनमेंट है। कुछ एक चीज़ों को हम इग्नोर कर सकते हैं, वो आपके जेरोक्स कॉपी नहीं हो सकते, वो आपकी कार्बन कॉपी नहीं हो सकते। आप बैठ करके पढ़ते थे तो उनको भी बैठ करके ही पढ़ना चाहिए, या आप चल कर पढ़ते थे तो उनको भी चल करके ही पढ़ना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। एज लॉन्ग एज दे आर परफॉर्मिंग, ठीक है, सम थिंग्स आर दैट वी कैन इग्नोर, बट अगेन नाउ इफ दे आर लुकिंग इन द मिरर बहुत ज़्यादा, now that can also be a sign of self absorption. That's different, that could be with सबके साथ ऐसा नहीं होता। तो आप मिरर में आप देखते हैं, आप रिफ्लेक्शन देखते हैं, आप थोड़ा बहुत ठीक करने लगते हैं, इट इज़ ओके। पर एक और चीज़ जो हो गई है विद द इंस्टाग्राम, विद द सोशल मीडिया, बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ गई है। आपको लगता है कि आपको जो वैलिडेशन मिलता है, जो अप्रिसिएशन मिलती है, वो उस पे बिहाफ नहीं है जो आप हैं, पर जो आप दिखते हैं। बॉडी शेमिंग हो गई है, बॉडी ट्रोलिंग हो गई है। तो ये जो बॉडी है, जो एक कॉस्ट्यूम है, कुछ नहीं है। आई एम अ सोल एंड दिस इज माई कॉस्ट्यूम। जैसे ड्राइवर की गाड़ी है, गाड़ी का ध्यान रखना होता है, लेकिन उस गाड़ी को ही सजाते रहो, गाड़ी पर ही अटेंशन देते रहो, तो वो बहुत बहुत डेंजरस हो सकता है। इट कैन बी वेरी डेंजरस, क्योंकि अगर आप उससे अपने को आइडेंटिफाई करते जाएंगे तो ये बॉडी तो पेरिशेबल है, ये बदलती रहती है, और इसके ब्यूटी के स्टैंडर्ड सबके अलग अलग हैं। फिर किसी ने थोड़ा भी कुछ आपको कुछ कहा ना, तो आप हर्ट हो जाएंगे, बहुत ठेस लगेगी, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि आप बॉडी हैं, आप बॉडी नहीं है। और इसमें आपको दोनों मिलेंगे। जैसे कोई बहुत ज़्यादा अगर बॉडी कॉन्शियस है, इसको हम कहते हैं बॉडी कॉन्शियस, ईगो कॉन्शियस, अगर उसको बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस है, समझो वो मोटा है, उसको कोई कहता है आप मोटे हो, वो बहुत हर्ट हो जाएगा, डिसरिस्पेक्टेड फील होगा, रिजेक्टेड फील होगा, लोगों से मिलेगा नहीं, उसको इन्फीरियर फील होगा, लो कॉन्फिडेंस होगा। ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। दूसरा है, किसी को आप कहेंगे आप मोटा है, उसको बिल्कुल फीलिंग नहीं आएगी, उसको पता है हाँ मेरा शरीर मोटा है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मतलब दैट डजंट इफेक्ट उसका कॉन्फिडेंस। सेल्फ रिस्पेक्ट इफेक्ट नहीं होती। सेल्फ अलग है, कॉस्ट्यूम अलग है। लेकिन अगर आप कॉस्ट्यूम से ही आइडेंटिफाई करते हैं तो आपकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर उसका इम्पैक्ट आने लगता है। पर हमने तो बहुत मोटे मोटे लोग भी देखे हैं जिनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, आपने नहीं देखे? दे पीपल दे वेरी कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन। इट इज़ नॉट हेल्दी, ठीक है, वो फैट है पर वो हेल्दी नहीं है, but that is not impacting their confidence, that is not impacting their self-esteem, because they don't identify with their body. Can you see the difference? मिरर में देखना इनोसेंटली भी हो सकता है, और मिरर में देखना बहुत ज़्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस भी हो सकता है। ये मैं बात कर रहा था डिस्ट्रैक्शन की, कि बार बार आप मिरर में देख रहे हैं, या बार बार आप फोन पे जा रहे हैं, बार बार आप टीवी पे देख रहे हैं, बार बार निकाल दे रूम से, और कोई तरीका नहीं। अच्छा, एक बात मैं आपने बीच में कही कि आपका रिफ्लेक्शन नहीं है आपका बच्चा, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि वो आपकी तरह पढ़ेगा, आपकी तरह करेगा। पर कई बार क्या होता है, पेरेंट्स अपने आप पे ले लेते हैं कि मुझे तो इसको पढ़ाना है। और कई बार लेट्स से 2 पेरेंट हैं, एक पापा हैं, एक मम्मी है। पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, और मम्मी बहुत चिल हैं कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, पास हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात हो गई। अब इसको लेके कलेश हो जाता है कि तुम्हें बोल रही हूँ मैं, या मैं बोल रहा हूँ, उसको पढ़ना है, तुम बीच में आके डिस्टर्ब कर रही हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तो इस कारण क्या होता है कि बच्चों के एग्ज़ाम के कारण माहौल में जो है वो लड़ाई होती है। और ये कई बार देखा मैंने, कई घरों में देखा है कि एक पेरेंट जो है वो अपने बच्चे के एग्जामिनेशन या जो भी टेस्ट हैं या पढ़ाई का पूरा जिम्मा लेता है। ज़्यादातर मैं देखता हूँ माएँ जो हैं वो जिम्मा लेती हैं, और जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि बिगाड़ना हो तो पापा के पास भेज दो, वो सब कुछ ला के दे देंगे। बट दे आर ऑल्सो फुलफिलिंग द ड्यूटी इन सम वे। या तो मैं रास्ते से बाहर तुम पढ़ा रही हो, ठीक है, बट उस वजह से क्या होता है कि तुम फिर बीच में आ गए, तुमने फिर इसको ये दिला दिया, इसको तुमने ये परमिशन दे दी। और या अगर लेट्स से पापा कहते हैं कि रहने दो, वो अपने पेस पे पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, बच्चा कमज़ोर है, क्या हो गया, तो इस बात पे भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या करें? पहले तो पेरेंटिंग एक प्रोसेस है, परफेक्शन नहीं है।
एज अ पेरेंट नोबडी इज परफेक्ट, मतलब हमें लगता है हम पेरेंट हैं तो परफेक्ट होना चाहिए। पेरेंटिंग भी एक प्रोसेस है एंड यू प्रोग्रेस विद दैट। वो इतना प्रेशर नहीं अपने पर डाले। पहले कैसे पेरेंटिंग होती थी, 5-7 बच्चे होते थे तो भी सब बड़े हो जाते थे, इतना तो नहीं होता था। अभी एक है, लेकिन हम किताबें पढ़ रहे हैं पेरेंटिंग की। फर्स्ट थिंग, पेरेंटिंग बहुत इंट्यूटिव होती है। आपको पेरेंटिंग के लिए कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो आत्मा है इट्स यूनिक, उसके क्या संस्कार हैं, उसकी क्या कैपेसिटी है। सो डोंट पुट दैट मच प्रेशर ऑन योर सेल्फ एज अ पेरेंट। सेकेंडली, घर के एनवायरनमेंट को खुशनुमा रखना एक पेरेंट का काम है। अगर पेरेंट ही झगड़ा करेंगे तो आप अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को एनहांस नहीं कर रहे हैं। आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें उसका मन कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। नेचुरली ना हैवीनेस होगी एनर्जी के अंदर। सो पेरेंट को भी एक आपस में उनका एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए। एक दूसरे को पेरेंट ही अगर कंट्रोल कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हर्ट हो रहे हैं तो कौन पेरेंट है फिर? आप पेरेंट है कि बच्चे को पेरेंट बनना पड़ेगा? ये तो चाइल्डिश है। 2 जने हैं, मदर फादर है, उनके तरीके अलग होंगे, लेकिन आपको भी तो एक कंसेंसस पर आना ही पड़ेगा ना। इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट। पेरेंटिंग क्या है? कलेक्टिव एफर्ट है। तो उसमें क्यों मना, उसमें हम इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों कर रहे हैं? ये तो ईगो है। लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक बहुत प्यारी आंट है, लेकिन उनको गुस्सा बहुत आता था। और मुझे याद है जब हम बड़े हो रहे थे तो उनके घर कई बार जाते थे। वो गुस्सा बहुत करती थी, तेज़ बहुत बोलती थी। और जो मेरे अंकल हैं वो बहुत शांत स्वभाव के थे और वो हमेशा आके बोलते थे, यार जाके उनसे पूछ लो, मुझे नहीं पता। तो हम हमेशा अंकल के मस्ती करते रहते हैं। अंकल बहुत बच्चों के साथ बहुत रमे हुए थे, हमारे साथ बहुत खेलते थे। आंटी से हमको बहुत डर लगता था। वो प्यार बहुत करती थी। वो खाना हमारा हर एक बच्चे से पूछती थी तुम क्या खाओगे, वही बनाती थी, अलग अलग तरह की चीज़ें पर हम डरते बहुत थे उनसे। लेकिन जब भी कोई बड़े बुजुर्ग आ जाते थे घर में और उनको ये बात बोली जाती थी आंटी को कि तुम ऐसा मत क्या करो, उन रोने लगती थी वो। तो एक तरफ गुस्सा बहुत है और एक तरफ इमोशन बहुत है। तो जब ऐसा पेरेंट हो, क्योंकि उनके बच्चे भी हमारे साथ खेलते थे, तो वो हमेशा स्ट्रेस में रहते थे कि आज मम्मी तो ऐसा करेंगी, आज ये नहीं कर सकते। उस बच्चे को कैसे हैंडल करें? मैं जब अपने बचपन में जा रहा हूँ, मैं उस कज़न को अपने क्या बोलूँ? आपकी स्टोरी से देखो, आपने बहुत अंदर ही उसमें आंसर दे दिया कि वो जो गुस्सा करती थी, आप उससे डरते बहुत थे। व्हिच मीन्स अगर कोई भी पेरेंट गुस्सा करेगा तो बच्चे उससे डरेंगे। और आप ज्यादा किसके पास जाते थे? दूसरे अंकल के पास। क्योंकि वो कैसे थे? बड़े प्यार। मैंने रिश्ते में सिंपल चीज है कि अगर कोई बहुत गुस्सा करता है तो लोग उससे डरते हैं, दूर जाएंगे विच एवर पेरेंट। पेरेंटिंग में अगर जो भी पेरेंट ज्यादा गुस्सा करता है, जो भी बच्चा होगा वो उससे दूर जाएगा। अगर आपको चाहिए कि बच्चा आपके नजदीक आए, अगर आपको चाहिए कि बच्चा आपको सब कुछ बताए, then you will have to give up anger. It's as simple as that. You will have to give up anger. Anger will only create conflict in the relationship. Anger पता है क्या करता है? Subtly दूर करता है, बहुत subtly दूर करता है। एक बच्चा आप देखे छोटा होता है, वो अपने पेरेंट को सब कुछ बताता है कि नहीं बताता? सब बताता है, सब कुछ बताता है। गोल गोल घूमता जाएगा, आज ये हुआ, आज ये हुआ। आप सुनना भी नहीं चाहते। यू आर नॉट इवन इंटरेस्टेड। उस टीचर ने ये बोला, उसने ये बोला। द मोमेंट दे सिट इन द कार ना, या जो भी मिल, वो सब शुरू हो जाता है। फिर आप देखिए बहुत स्लोली वो बच्चा बताना बंद कर देता है। देयर वाज दिस मदर, उसने बहुत सुंदर एक्सपीरियंस शेयर किया था। ऐसे 3 डे की रिट्रीट थी। मॉर्निंग में 1 घंटा आते थे, 3 दिन का सेमिनार था। तो पहले दिन यही सेमिनार में बातें हो रही थी, आप गुस्सा नहीं करो, बच्चा आपसे दूर हो जाएगा, ऐसे से बात हो रही थी। वो नोट्स बना रही थी। तो वो नोट्स बनाते बनाते नोट्स में लिख भी रही थी कि अब मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मैं गुस्सा करूँगी तो मेरा बच्चा मेरे से दूर हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। फिर उसको सेकंड दिन आना था, तो वो अपने नोट्स को रिवाइज कर रही थी। तो किसी ने वो लाइन को अंडरलाइन किया हुआ था कि अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपका बच्चा आपसे दूर हो जाएगा, समथिंग। उसको गुस्सा बहुत आता था। उसका एक बच्चा था 3rd स्टैंडर्ड में। 3rd स्टैंडर्ड में कितनी एज होती है? 7-8 ईयर ओल्ड। तो उसने उसको बुलाया, उसने कहा कि ये किसने अंडरलाइन किया? उसने कहा मैंने। एंड देन शी सेड नहीं, मुझे पता है तुम कुछ मुझे छिपा रहे हो, मेरे से छिपा रहे हो। तो उसने कहा नहीं कुछ नहीं है। देन थोड़ा प्यार दे करके, मदर थी, कॉन्फिडेंस में लिया, नहीं मुझे बताओ, आई नो कुछ छिपा रहे हो। सो देन द चाइल्ड वेंट इनसाइड द रूम और वो 27 टेस्ट कॉपीज होती है ना बच्चों की, जो वीकली टेस्ट होते हैं, वो लेकर के आया जिसमें उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। और वो उसको छिपा रहा था।
बिल्कुल बहुत हैरान हो गई, पर उसने उसको कॉन्फिडेंस में लिया था, नहीं मैं ब्रह्मा कुमारी में जा रही हूँ, मैं आज बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगी मैं। फिर उसने कहा ये तुम क्यों छिपा रहे थे? इसलिए क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर तुम दिखाओगे तो मैं गुस्सा करूँगी। एंड देन द चाइल्ड सेड, हाँ वो तो एक बात है, आप देखते तो आप गुस्सा भी करते, आप डांटते भी, लेकिन उससे ज़्यादा फिर आप उदास हो जाते हैं और आप 2 दिन तक मेरे से बात नहीं करते और मैं आपको उदास देख नहीं सकता। Now this is the pressure on that 7-8-year-old child, जिसके लिए मार्क्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पेरेंट की खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका चेहरा और उनके मन की स्थिति। आपके लिए मार्क्स इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आपके चेहरे की खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कई बार आपकी खुशी के लिए कई बार उस बच्चे की कैपेसिटी भी नहीं होती इतनी, कैपेसिटी तो और कम होती जा रही है, डांटते जा रहे हैं, एक्सपेक्ट करते जा रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी देते जा रहे हैं, तो कैपेसिटी तो और कम होती जा रही है। पर फिर वो कोई अनएथिकल मीन्स भी यूज़ करने लगता है, अपनी परफॉर्मेंस तो नहीं बढ़ रही पर वो मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि जब मार्क्स आएंगे तो आपके चेहरे पर खुशी आएंगी और आपकी खुशी में उस बच्चे की खुशी है। इस समय पर हम कई ऐसे पेरेंट्स से मिलते हैं, अभी ऐसा समय आ गया, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस चाहिए हमारा बच्चा खुश हो, एग्ज़ाम क्लियर करे। जब वो बच्चे डिप्रेशन एंजाइटी में जाने लगते हैं ना, वो पेरेंट्स इतने हेल्पलेस हो जाते हैं, इतने हेल्पलेस हो जाते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, बस ये खुश हो जाए। बिल्कुल सही है, लेकिन अक्सर जो है आज रैट रेस इतनी बढ़ गई है कि अक्सर एग्जाम के टाइम हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा परफॉर्म करे। रैट है, हम रैट नहीं है, हमें रेस क्विट करनी पड़ेगी, हम किसी रेस में नहीं है। तो ये हर माँ बाप को समझना बहुत जरूरी है। पेरेंटिंग यही तो है ना, माँ बाप समझेंगे तो वैसी ही तो पेरेंटिंग होगी। पहले तो रेस में कौन है? बच्चे रेस में कभी होते ही कहाँ हैं? माँ बाप होते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ पहुँचे। पेरेंट्स की आइडेंटिटी होती है, मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, मेरे बच्चे के इतने मार्क्स आए, ये उनका भी एक स्टेटस सिंबल हो गया है आज। यू आर आइडेंटिफाइंग विद योर चिल्ड्रन, उसके मार्क्स से आप आइडेंटिफाई करें, उसके स्कूल से आप आइडेंटिफाई करें, एक अच्छा इंसान पहले बनाएं। सही बात है। मार्क्स बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मार्क्स कितना है? आज आप बताओ, 10-12 के मार्क्स हम जिसको इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, उसका कोई रेलेवेंस नहीं आज के दिन में। ये आप कह रहे हैं। क्या होता है, मार्क्स आपको फर्स्ट जॉब दिलाता है, उसके बाद उस जॉब में भी आप क्या करते हैं ना, वो आपकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। वहाँ पर भी अगर आप बहुत टीम के साथ मिलकर नहीं चल पाते, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत टीम के ऊपर प्रेशर डालते हैं, बहुत कम्पीट करते हैं, तो वो प्यार से आपको क्या कर देते हैं, टीम आपके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही है, वे सॉरी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जितनी इम्पोर्टेंस मार्क्स को देनी है उतनी ही दे, उससे ज़्यादा। मैंने घर के एनवायरनमेंट में कई बार ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि घर का एनवायरनमेंट तो बहुत हल्का होना चाहिए, बहुत खुशनुमा होना चाहिए, और ज़्यादा पेरेंट्स क्रिएट करते हैं। पहले तो वही पेरेंट कहेंगे एग्ज़ाम में आपको चिंता नहीं है, चिंता नहीं है। फिर जब बच्चे को बहुत चिंता होने लगती है ना, फिर वही पेरेंट कहते हैं चिंता नहीं करो, चिंता नहीं। सो यू टीच द चाइल्ड एंड देन यू वांट द चाइल्ड टू बी केयर फ्री। ऐसे कैसे होगा? ऐसा भी कभी कभी होता है कि एक पेरेंट चाहता है या चाहती हैं कि ऐसा आराम से चलता रहे, पढ़े तो ठीक है, कोई बात नहीं। और आप सही कह रहे हैं, पुराने ज़माने में इतना प्रेशर नहीं होता था कि 5-6 बच्चे होते थे, पापा मम्मी को टाइम ही नहीं होता था देखने के लिए कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। लेकिन अभी क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, ज़्यादातर 1 या 2 ही बच्चे हैं, तो एक पेरेंट को कह दिया जाता है तुम्हें नहीं पता, तुम चुप रहो, ये एग्ज़ाम है, अभी बहुत ज़रूरी है, वरना ये कॉलेज में नहीं जा पाएगी, या ये लड़का वहाँ नहीं पहुँचेगा, या ये IIT में नहीं घुस पाएगा। तो माहौल हल्का रखो, ये बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जब आपको पता है कि इसका फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है, किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। माहौल हल्का रखने के लिए मन का ध्यान देना होता है। माहौल हल्का रखने के लिए ये बात नहीं है कि वो बच्चा पढ़े नहीं और आप उसको पढ़ाई का इम्पोर्टेंस नहीं बताएं। दैट इज नॉट व्हाट वी आर सेइंग। आप पढ़ाई का इम्पोर्टेंस भी बता रहे हैं, बच्चा भी 8 घंटा 10 घंटा 16 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन माहौल भारी इन चीज़ों से नहीं होता है। माहौल पढ़ने से या उसकी इम्पोर्टेंस से भारी नहीं होता, माहौल भारी होता है आपके लड़ने से या आपके सोचने से। इसका नहीं होगा तो IIT में नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर कहाँ जाएगा, तो वहाँ पे एफर्मेशंस लाओ।
वहाँ पर हाँ शुभ चिंतन तो ज़रूरी है ना। माहौल बन रहा है मन की सोच से। देखो दोनों में बहुत फ़र्क है। ये भी नहीं है कि हम किनारा कर जाएं और बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं कहें, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि हम सारा दिन उसके ऊपर प्रेशर डालते रहे। माहौल बन रहा है मन की स्थिति से, जो आप सोच रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं। तो अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, सुख शांति में रहो, सब सही रहेगा। और इम्पोर्टेंस बताओ, इम्पोर्टेंस तो बताओ उस चीज़ की। और बच्चा वैसे भी आप बताएं, अच्छे माहौल में बच्चा ज़्यादा अच्छा पढ़ पाएगा कि हैवी एनर्जी में ज़्यादा अच्छा पढ़ पाएगा? अच्छे माहौल में। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, यू नो लॉट ऑफ पेरेंट्स फील हम अपने बच्चे के सामने नहीं झगड़ते, लेकिन उन्हें पता होता है। कैसे पता होता है? सब एनर्जी पहुंचती है। एनर्जी को कोई दीवार नहीं रोक सकती। बिल्कुल, ये एक अलग चीज़ है। हम अपने बच्चे तक नहीं पहुंचने देते। हम उसके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते। हम दूसरे रूम में जाकर के बात करते हैं। आप ऐसा नहीं सोचो, उसको पता नहीं चलता, उसे ठीक पता चलता है। वो वाइब्रेशन सारे घर में फैलता है। उसका इम्पैक्ट तो उस बच्चे के ऊपर पड़ना ही है। इट इज नॉट दैट ही विल नॉट रियलाइज। पेरेंटिंग बहुत इजी है। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दैट्स ऑल। वाह, क्या बात है। It's all about taking care of yourself. You know the word we keep using time and again, मेरी responsibility है, मेरी responsibility है, बच्चे मेरी responsibility है। Responsibility का मतलब क्या होता है? Ability to respond. उस सीन, उस सिचुएशन में एज अ पेरेंट आपने कैसे रिस्पॉन्स दिया, दैट इज ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बात, बहुत बढ़िया। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो तय करता है कि आप अच्छे तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं या नहीं। दैट इज ऑल एज अ पेरेंट हैज टू डू। उतना ही करना है उसको। उसको सिर्फ हर पेरेंट अगर अपना ध्यान देना तो घर तो अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। एक सवाल आया परीक्षा के बारे में कि परीक्षा का डर बहुत है। 16 वर्षीय रिया पूछती है कि परीक्षा के समय मुझे बहुत डर और घबराहट होती है, मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती और इस वजह से कई बार एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने के बावजूद मेरे दिमाग में वो नहीं घुसता, मैं क्या करूं? यही तो फियर क्रिएट करता है ना। फियर जो है आपकी एफिशिएंसी बहुत कम कर देता है। तो फियर क्या है? कमज़ोर मन की रचना है। तो रिया को पहले फियर दूर करना पड़ेगा, उसका कंसंट्रेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए फियर खत्म करना पड़ेगा जी। फियर हम क्रिएट कर रहे हैं। फियर एग्जाम का नहीं है। हाँ, फियर एग्जाम का नहीं। अगर एग्जाम का फियर होता तो सिर्फ रिया को नहीं होता, सबको होता। हाँ। लेकिन रिया बार बार मन में क्या सोच रही है कि मैं फेल हो जाऊंगी, ये मुझसे हो नहीं पाएगा, मुझे डर लग रहा है, कल एग्जाम में वो आ गया जो मुझे नहीं पता तो मैं क्या करूंगी, पापा क्या सोचेंगे। एब्सोल्युटली। वो जो फियर है, वो बार बार सोच करके क्रिएट कर रही है, वो उसकी कंसंट्रेशन को खत्म कर रहा है। तो फियर को हटाने के लिए पॉजिटिव एफर्मेशन करो, जिस बारे में हमने बात करी। अगर वो बार बार इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, आई एम स्टेबल, आई एम काम, वेरी वेल, आई विल डू वेरी वेल, आई एम सक्सेसफुल। आपको उसको हटाना पड़ेगा। देखो, फियर को नहीं आप हटा सकते, जैसे आप अंधेरे को नहीं हटा सकते, लेकिन आप उजाले की तरफ जा सकते हैं तो अंधेरा हट जाएगा, है ना। आपको डार्कनेस को हटाना है तो आप क्या करेंगे? आप लाइट ऑन करेंगे तो अंधेरा हट जाएगा। ऐसे ही तो ना, आप अंधेरे को से निकाल तो नहीं सकते कमरे से। ऐसे आप व्यर्थ को नहीं निकाल सकते। वैसे बहुत नेगेटिव थिंकिंग है, बहुत वेस्ट थिंकिंग है, बहुत ओवर थिंकिंग है। आप व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात। दैट्स व्हाट यू कैन डू। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म। आप अंधेरा नहीं निकाल सकते, आप लाइट ऑन कर सकते हैं। आप हम लोग क्या नहीं कर लेते हैं? साइंस के साधन से गर्मी में सर्दी कर देते हैं, सर्दी में गर्मी कर देते हैं। अरे डेजर्ट में बारिश कर देते हैं, हम क्लाउड सीडिंग करके हैं। तो हम बाहर इतना कुछ कर सकते हैं, तो अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परिवर्तन ही तो कर रहे हैं ना। व्यर्थ को सामर्थ्य में बदलना। समर्थ में, व्हिच इज व्यर्थ इज वेस्ट, समर्थ इज पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। सो द मोमेंट द चाइल्ड, वो जो भी जिसका भी ये सवाल है, अगर वो समर्थ सोचना शुरू करेंगे तो वो फियर खत्म हो जाएगा। तो रिया, आपको सिर्फ पॉजिटिव अफर्म करना है, फियर के बारे में नहीं सोचना है, और सिर्फ अपने आप को कहना है कि मैं फियरलेस हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, और धीरे धीरे शायद आपकी घबराहट कम भी होगी और आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर ये आपको हेल्प करता है तो ज़रूर हमें लिख के बताएं कैसा हुआ और इसमें आपको मदद हुई या नहीं।